वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रॉपर फेयर कॉपी पर सॉल्व कर रहे होंगे और उसे अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे। लगातार ये प्रॉब्लम्स सुनने में आ रही हैं कि आप लोगों को इंटीग्रेशन कुछ कम समझ आ रहा है, तो डॉट सीजन आपका ऑलरेडी एक हो चुका है। उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक डॉट सीजन मैं फिर से क्रिएट कर दूंगा। मुझे बेसिकली बताया करो कि समझने में दिक्कत कहाँ पर हो रही है, ठीक है? तो फिर शायद मैं चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चलिए, अब आज की क्लास में इनडेफिनिट इंटीग्रल का ये लास्ट केस है। इसके बाद मुझे लगता है लगभग सारी केस बताए जा चुके हैं, फिर डेफिनेट हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 शायद चल रहा था। हाँ ठीक है, 7.5 अभी नहीं, अभी 7.6 पर नहीं आएंगे। 7.5 रन हो रहा था, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन से एक केस बता दिया था, ठीक है? एक मिनट, 7.5 से एक केस मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इसका एक दूसरा केस देखेंगे। 7.5 से आज की क्लास में हम लोग दो केसेस देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 से, ठीक है? टॉपिक अपना जो रन हो रहा था वो पार्शियल फ्रैक्शन से रन हो रहा था। टॉपिक जो रन हो रहा था वो पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है? पार्शियल फ्रैक्शन में इसका बेसिक फंडामेंटल आपको बता दिया था, क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, किन किन जगहों पर एप्लीकेबल होता है, व्हाटएवर जो भी था। इसके अलावा यहाँ से इसके कुछ केसेस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, तो एक केस बताया था नॉन रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर। आज की क्लास में जो हम लोग सीखेंगे वो केस होगा रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर। क्या कहा? रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर। अब रिपीटेड एंड लीनियर फैक्टर में बच्चा क्या होगा? तो होगा ये कि जो हमारे पास फंक्शन था px अपॉन qx, ठीक है, इसको हम डिफाइन करते थे fx के थ्रू। fx इक्वल्स टू px अपॉन qx। इसमें जो ऊपर बात लिखी जा रही है वो किसके लिए बात लिखी जा रही है? qx के लिए बात लिखी जा रही है। इसी qx से हम लोग टॉपिक को अडॉप्ट करते हैं। अभी जो qx का फॉर्मेट हमें देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ax प्लस b टू दी होल पावर 2, ठीक? तो इस टाइप के केसेस को किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे? जो लास्ट लेक्चर, जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि कभी भी हमको पावर पे कुछ नहीं देखने को मिल रहा था। फैक्टर जो हमारे पास बन रहे थे वो जस्ट लाइक x माइनस a, x माइनस b, x प्लस a, x प्लस b, इस टाइप के फैक्टर्स हमारे पास क्रिएट हो रहे थे। आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बता दिए थे। आफ्टर देन 7 ड्रॉप करने के लिए कहा था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी मना कर दिया होगा, और क्वेश्चन नंबर 8 इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ दिस केस। तो क्वेश्चन नंबर 8 से ही हम लोग अडॉप्ट करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक्सरसाइज 7.5 NCERT टेक्स्ट बुक और मेरी बुक से पेज नंबर है 339, पेज 339, ठीक है? चलो भाई, इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर आफ्टर देन x प्लस 2, ठीक है? अब अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हमें क्या करना है? हमें इंटीग्रेंट को डिस्कस करना है। तो यहां लिख देते हैं लेट अस डिस्कस। हाँ भाई, किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? इंटीग्रेंट को। x अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2, सब कुछ बना बनाया दिया गया, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन की फिर से कुछ टर्म एंड कंडीशंस बता देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पर अप्लाई होता है? रेशनल फंक्शन पर अप्लाई होता है। रेशनल फंक्शन कितने हिस्सों में ब्रेक हो जाता है? 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। एक को बोलते हैं प्रॉपर, दूसरे को बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है उसमें क्या होता है? डिग्री ऑफ px इज ऑलवेज लेस और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। ये px जो न्यूमरेटर होता है उसको px नाम दिया जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको qx नाम दिया जाता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होता है?
डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, यानी जो डिग्री ऑफ पी एक्स होगा उसकी पावर डिग्री ऑफ क्यू एक्स से या तो हमेशा ज़्यादा होगी या फिर उसके बराबर होगी। इस सिचुएशन में जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है तो हमें क्या करना होता है, डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करना होता है। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब डिवीजन भागफल प्रमेय को। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि डिवाइड कराने के बाद में आपको जो मिलता है वो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यानी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज्य भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक, भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। तो यहाँ पर इतनी बात तो समझ आती है कि रेशनल फंक्शन पर पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल होता है। साथ ही साथ कुछ और भी टर्म एंड कंडीशंस बताए थे। फॉर्मेट पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का होना चाहिए, क्यू एक्स के जो होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा फैक्टर फॉर्म पर होना चाहिए और क्यू एक्स के पास कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर कितने फैक्टर दिख रहे हैं, 1 फैक्टर ये और 2 फैक्टर ये, मतलब ओवरऑल इसके पास 3 फैक्टर हैं। सारी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। चलो भाई जरा देखते हैं कि क्या हो सकता है। a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, सी अपॉन एक्स प्लस 2। अब कुछ लोग कहेंगे सर समझ नहीं आया। देखो बच्चा समझना एकदम आसान है, तुमको अभी बताया, अभी नहीं बताया, अब बताने जा रहे हैं। अभी करना क्या है कि जो डिग्री होगी यहाँ पर जो पावर होगा, ठीक है, फैक्टर लीनियर होना चाहिए, फिर उसके ऊपर जो पावर होगा तुम पावर 1 से स्टार्ट करके इसको तब तक एक्सपेंड करते चले जाओगे जब तक कि तुमको वो हाईएस्ट पावर मिल नहीं जाता है। सर अभी भी कम बात समझ आती है, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा और देख लीजिए। सपोज करो यहाँ पर हमने पावर 4 कर दिया, इसका मतलब समझ रहे हो, एक एक्स माइनस 1 फिर एक्स माइनस 2। अब देखो सी यही रहेगा, इसको तुम्हें तब तक सिंपली तब तक इसको आगे प्रोसीड कराना है जब तक कि तुम इसकी हाईएस्ट पावर को अचीव नहीं कर लेते हो। मतलब कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, एक्स माइनस 1 टू दी होल पावर 4 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो बच गया वो e अपॉन एक्स प्लस 2 टू दी होल पावर, बस बस बस। यहाँ से एक चीज़ याद रखना कि जितने डिनोमिनेटर में फैक्टर होते हैं तुमको ऊपर उतने ही कांस्टेंट देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर कितने, 4 और 1 5, तो 5 कांस्टेंट ऊपर तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, कोई दिक्कत। ओवरऑल डिनोमिनेटर जितने डिग्री का, यानी जिस डिग्री का डिनोमिनेटर होगा उसके पास उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ का। आप सपोज करो कि यहाँ पर हमने लिख दिया 3, तो जब 3 लिखा तो यहाँ से एक ये वाली बॉडी खत्म हो जाएगी। x माइनस 1 की पावर 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक एक्सेस करेगा, 3 तक एक्सेस करेगा, फिर ड्रॉप कर देगा। सेम प्रोसेस अभी अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर 2 है तो जाहिर सी बात है ये 2 तक ही जाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस कर लिया जाएगा, c अपॉन एक्स प्लस 2। अब देखो बच्चा यहाँ पर स्ट्रेटजी आज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कल की क्लास में हमने बताया था कि जिस भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है उसके डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब आज की क्लास में ये नहीं होगा, ये इसका ओरिजिनल वर्किंग है, इसको जरा समझना होगा। तुम्हें एक लंबी सी लाइन खींचनी है, लाइन खींचने के बाद में तुमको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है सबका। एलसीएम हमेशा वही निकलेगा जो तुम्हारे एलएचएस के डिनोमिनेटर में होगा। क्या कहा, एलसीएम हमेशा वही निकलेगा जो एलएचएस के डिनोमिनेटर में होगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हैं डिनोमिनेटर एलसीएम लेना कैसे, किस तरीके से है। तो सिंपल सा कंसेप्ट बता दिया है बच्चा, क्या करना है, जो भी आपको डिनोमिनेटर एलएचएस के डिनोमिनेटर में दिख रहा है वही आरएचएस के डिनोमिनेटर में आएगा हमेशा। अब इसके बाद क्या करना है, x माइनस 1 इसकी एक पावर खत्म कर देगा, तो जो बच गया वो लिख दो। बच क्या गया, x माइनस 1 एक्स प्लस 2। यहाँ से जब b की बात करते हैं तो ये इसकी पूरी पावर कैंसिल कर देता है, तो बच क्या जाता है, x प्लस 2। यहाँ से जब c की बात करते हैं तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बच्चा ये देखो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये हमेशा होगा। ये जनरल एल्गो है, यानी ये हर जगह पर एप्लीकेबल होगा। जो आज जो तुमको प्रोसेस बता रहे हैं, जो कल की क्लास में पढ़ाया था, वो केवल लीनियर और नॉन रिपीटेड पर ही एप्लीकेबल होगा। वैसे तुमको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एग्जाम में वो केस नंबर 1 से ही मिलने वाले हैं, मगर तब भी इसको सीख लीजिए। यहाँ से x इक्वल्स टू, ये देखो a अपनी जगह पर रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। जैसे ही मल्टीप्लाई कराया तो देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। क्या कहा गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। फिर बच्चा b अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा x प्लस 2, और फिर देखो c अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है,
सबसे पहले देखना है कि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर बन क्या रहा है। तो देखो हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर मतलब पावर 2 जा रहा है। अगर पावर 2 जा रहा है तो तुम्हें क्या करना है, फॉर्मेट ये तैयार करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कलेक्ट करने हैं। एक्स स्क्वायर कहाँ से देखने को मिलेगा, एक यहाँ से देखने को मिलेगा, एक यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ए का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ए एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा सेम प्रोसेस एक्स स्क्वायर के बाद में अब कौन से टर्म्स कलेक्ट किए जाएंगे, एक्स वाले। तो ए का एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2cx। और फिर इसी के साथ में कांस्टेंट टर्म की बात कर लेते हैं तो तुमको देखने को मिलेगा माइनस 2a प्लस 2b और प्लस का c। अब देखो बच्चा करना क्या है, तुम्हें इसी फॉर्मेट पर लाना है। ये फॉर्मेट ये कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो मतलब बच्चा एक्स स्क्वायर 2 बार नहीं लिखा जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों से एक्स स्क्वायर को कॉमन करके यहां पर मेंशन कर देते हैं। सेम प्रोसेस एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, एक्स इसके पास भी है, तो यहां से एक्स को कॉमन करके ये मेंशन कर दिया और ये हमारे पास हो गया क्या, कांस्टेंट टर्म। अब बच्चा देखो जो हमें एलएचएस में देखने को मिल रहा है उसको हम मॉडिफाई करेंगे। क्या हम इसको मॉडिफाई करके ये नहीं लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स और प्लस 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी बच्चा क्या करना है, कंपेयर करा देना है। ऑन कंपेयरिंग, जैसे ही आपने कंपेयर कराया, आपको कंपेयर कराने के बाद में देखने को मिलेगा क्या, a प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ये है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ये है, तो a प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो क्या देखने को मिलेगा, a प्लस बी माइनस 2c। क्या कहा, a प्लस बी माइनस 2c इक्वल्स टू 1। आफ्टर देन यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, माइनस 2a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं। कितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं, 3 ए बी सी। कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, 3। मतलब तीनों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 ले लिया और बच्चा इन तीनों को तुम्हें सॉल्व करके यहाँ से क्या जनरेट करना है, ए बी सी की वैल्यूज जनरेट करना है। ठीक है, अब देखो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम इस पूरी बॉडी को देखें ध्यान से तो यहाँ पर सी की वैल्यू आसानी से आ सकती है क्योंकि ये लीनियर एंड नॉन रिपीटेड के अंदर जा सकता है। तो सी की वैल्यू जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी के डिनोमिनेटर को 0 कर देना है। तो जैसे सी के डिनोमिनेटर को हमने 0 किया, यहाँ लिख देते हैं ऑन सॉल्विंग सी की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 जनरेट होगा, उसको उठाओ लाकर के एलएचएस में रख दो। यहाँ रखा माइनस 2, यहाँ रखा माइनस 2, तो माइनस 2/9। क्या कहा, माइनस 2/9। ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। तो बच्चा फिर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/9। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर के 0 बना देंगे। अब बच्चा जब ए भी पता चल गया है, सी भी पता चल गया, तो क्या बी की वैल्यू नहीं आ पाएगी। अरे यार यहाँ रख क्यों नहीं देते हो, ए की वैल्यू क्या है 2/9 प्लस बी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/9 इक्वल्स टू 1। 4 और 2 6/9 प्लस बी इक्वल्स टू 1। देन 2/3 प्लस बी इक्वल्स टू 1। देन b इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3। देन वी गेट द प्लस का 1/3। तो यहाँ से b की भी बच्चा वैल्यू आ चुकी है। b की वैल्यू क्या आ गई है, 1/3। तो ओवरऑल ये हमारे पास क्या आ चुकी हैं, 3 वैल्यू जनरेट हो चुकी हैं। क्या ये पूरा वर्किंग समझ आ चुका है, क्या इतना सब कुछ समझ आया। अब एक सवाल ये उठता है कि सर मान लीजिए कि अगर वो भी रिपीटेड में होता तब क्या करते। तो बच्चा फिर कुछ नहीं करना है, आप 3 इक्वेशंस को जानते हो किस तरीके से एलिमिनेट करना है। पहले एक, जैसे यहाँ पर ए और सी है तो इन दोनों इक्वेशन से बी को हटा दो, तो जो एक नई इक्वेशन बनेगी उसमें भी ए और सी होगा। फिर जो बचा है उसको सिंप्लीफाई कर लो, आसानी से आप आंसर को एक्सेस कर पाओगे। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ए और ए बी सी तीनों की वैल्यूज जनरेट कर लिया है। ठीक है, इन वैल्यूज को क्या करना है, इन वैल्यूज को उठाना है और उठा करके वापस से इक्वेशन 1 में रख देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इनको इक्वेशन 1 में रखोगे इन 1, वैसे इक्वेशन 1 अभी जो आपको देखने को मिल रही है x/(x-1) का होल स्क्वायर आफ्टर देन x+2 वो कन्वर्ट हो जाएगा 2/9x-1। फिर b 1/3x-1 का होल स्क्वायर। फिर c -2/9x+2। और इस तरीके से हमारे पास ये 3 रिजल्ट, ये पूरा का पूरा जो है वो मॉडिफाई हो चुका है। अभी इसको केवल इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चा, इंटीग्रल साइन रन करा देंगे। लास्ट क्लास में जो आपको पढ़ाया था उसमें मैंने कहा था केवल पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना है, आपको आगे कुछ नहीं करना है। अब आज की क्लास में इंटीग्रेट भी बता रहे हैं।
एक स्टेप इसी के आगे और बढ़ जाएगा, पूरी बॉडी में सबके पास इंटीग्रेशन साइन रन हो जाएगा और देखते ही देखते आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। -2/9 x + 2dx। यहाँ तक कोई समस्या क्या? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ से देखो बच्चा, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 2/3, ये बना देता है log x - 1, जबकि यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा -1/3 x - 1। कई बार बताया है 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। यहाँ से देखो -2/9, फिर log x + 2 और +c। तो ओवरऑल आप चाहें तो यहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर मन को शांति ना मिले तो इन दोनों को लॉगरिथम प्रॉपर्टी से फिर से कंप्रेस कर देना। ठीक है, क्या इतनी चीज़ें क्लियर हो पाई? क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अब इसका एक शॉर्ट सोल्यूशन सुनेंगे। इसका क्या सुनेंगे? एक शॉर्ट सोल्यूशन सुनेंगे। यहाँ से 2 वैल्यूज जनरेट हो सकती थी। इस पूरे ये जो पूरा ABC है, इसमें 2 वैल्यूज जनरेट हो सकती थी, एक B भी निकल सकता था। अब पूछोगे कि सर B कैसे जनरेट हो सकता है? देखो यार, वैल्यूज उन बॉडीज की जनरेट हो जाती है जिनका डिनोमिनेटर LHS के डिनोमिनेटर से सेम टैली होता है। जैसे x + 2 x + 2 से टैली हो रहा था, तो फिर C की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से B की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि x - 1 का होल स्क्वायर इससे टैली हो रहा है। इसी को 0 कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इस 1 को उठाओ, ला करके पूरी बॉडी में रख दो तो 1/3। तो देखो B भी हम सीधे निकाल सकते थे 1/3। तो A B C तीनों एक ही स्टेप में आ सकते थे। मेरी बात समझ पाए? मेरी बात समझ पाए? फिर से समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहा कि उन कांस्टेंट की वैल्यूज हम एक बार में निकाल सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर LHS के डिनोमिनेटर से सेम टैली होगा। C का डिनोमिनेटर x + 2 देखो इससे टैली हो रहा है, तो फिर C कांस्टेंट इजीली जनरेट हो सकता है। वही कंसेप्ट जो प्रीवियस लेक्चर में आपको दे चुके हैं। सेम प्रोसेस x - 1 का होल स्क्वायर इससे सेम टैली हो रहा है, तो फिर B की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो क्या A का डिनोमिनेटर यहाँ से किसी से टैली हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो फिर A की वैल्यू मैनुअली जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कहा था कि आप इसे टाइप 1 से अडॉप्ट करेंगे और x² - 4 को हम लिख सकते हैं x² - 2² देन x - 2x + 2, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने, सब समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। मन लगा करके पढ़ाई करना है, ये बहुत ज़रूरी है, और सभी लोग थोड़ा सा प्रयासरत हैं। अच्छा लग रहा है कि सभी लोग आर्यभट्ट कंपटीशन के लिए काफ़ी अवेयर हैं और अलर्ट भी हैं। तो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में हमेशा अच्छा होना चाहिए, तभी आउटपुट अच्छा होता है। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? तो बच्चा वो 3 चीज़ें हैं, एक अच्छा स्टूडेंट, फिर एक अच्छा टीचर, और फिर एक अच्छी बुक। टीचर बहुत बढ़िया है, स्टूडेंट बहुत बढ़िया है, टीचर उतना बढ़िया नहीं है, बुक्स भी बहुत अच्छी हैं, तो कभी भी आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। टीचर बहुत बढ़िया है मगर बच्चा अच्छा नहीं है। अब देखो, बच्चा अच्छा नहीं है, इस बात को जरा समझना होगा। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आपका परसेंटेज क्या है। चंद नंबर आपकी क्वालिटी को नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितने बेहतर हैं। हाँ, जिनका परसेंटेज अच्छा है निश्चित तौर पर वो अच्छे हैं, लेकिन समझते हो ना, मार्क्स किसी की क्वालिटी को नहीं डिफाइन करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति रट करके भी अच्छे नंबर ला सकता है। ठीक है, मेरा पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? क्योंकि बहुत कम ही क्वेश्चंस बुक से अडॉप्ट करते हैं। अभी अगर आप कंसेप्ट को सीख पा रहे हैं तो क्वेश्चन हम कहीं से भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट अच्छा नहीं है। अब स्टूडेंट अच्छा नहीं है बोलने का सेंस ये है, मार्क्स के बिहाफ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसके मार्क्स कमा रहे हैं इसलिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब वो कुछ सीखना नहीं चाहता है। अगर स्टूडेंट में कैपेबिलिटी है, वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ सीखना चाहता है, तो वो इजीली सीख सकता है यार। इट्स अ डजेंट मैटर कि मतलब उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, बस उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, और वो क्वालिटी है कुछ सीखने की चाहत, कुछ सीखने की ललक। और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ये क्वालिटी देखने को मिलती है, वो हर चीज़ को जानने की उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं, हर चीज़ को समझना चाहते हैं। यह सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो स्टूडेंट अच्छा नहीं है मतलब अभी समझ आ रहा होगा, बच्चा को सीखना ही नहीं चाहता है, इसलिए स्टूडेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट अच्छा नहीं है, टीचर जितना अच्छा हो, बुक्स जितनी भी अच्छी हो, कोई मतलब नहीं है। अब
टीचर बहुत बढ़िया है, स्टूडेंट भी बहुत बढ़िया है, मगर स्टडी मटेरियल हमारे पास उस लेवल का है ही नहीं, तब भी बच्चा आउटपुट कभी अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आपको रिजल्ट अच्छा लाना है तो फिर तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छी बुक, अच्छा टीचर और अच्छे स्टूडेंट्स। अगर इन तीन का एक अद्भुत संगम आपको मिलता है तो फिर निश्चित तौर पर आपकी ग्रोथ होती है। आप देखिए वही डिफरेंशिएशन एक छोटा सा टॉपिक है जो बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। अब यही डिफरेंशिएशन टॉपिक आईआईटी में पूछा जाता है और यही डिफरेंशिएशन टॉपिक आईआईटी और आईटीआई, ठीक, दो जगहों पर आता है। आप समझ रहे हो ना जब आईआईटी में ये डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है तो इसका एक अलग लेवल है, और जब यही टॉपिक आईटीआई में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर इसका एक अलग लेवल है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। कहने का सेंस ये है कि आप किस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, और जिस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं उस लेवल के पैरेलल आपके पास स्टडी मटेरियल है या नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना करके चलें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी सब ईश्वर गति है। चलो एक क्वेश्चन और अडॉप्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन आपका रहा 14, क्वेश्चन नंबर 14। कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ स्टोरीज जो आप सुनाते थे क्लास में वो स्टोरीज भी कुछ सुनाया करिए, तो बहुत जल्द इसका एक अलग से ही वीडियो बना करके डालेंगे और इसमें तुमको हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स से थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो कोशिश करेंगे कि जितने भी मैथमेटिशियंस हैं उनकी पूरी की पूरी स्टोरी एक टाइमलाइन के तौर पे आपको सुनाई जाए, ठीक है। मगर थोड़ा सा समय चाहिए यार उसके लिए। अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा मेंटली उतना प्रिपेयर हूँ नहीं सब चीज़ों के लिए। चलो देखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये बच्चा होल स्क्वायर है, ठीक है, 3x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर। लेट अस डिस्कस, लेट अस टेक, क्या ले लेते हैं, इंटीग्रेंड को ले लेते हैं, 3x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चा, अभी एक्सप्रेस करने का तरीका क्या बताया था, डिग्री 1 से स्टार्ट करके इसको तब तक एक्सटेंड कराते जाते हैं जब तक कि हम इसकी हाईएस्ट पावर को अचीव नहीं कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, आंख बंद करके एलसीएम ले लेना और वही रखना जो एलएचएस का डिनोमिनेटर है। अब यहां से तुमको मिलता है ax + 2 और +b, बस इतना ही मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, कैंसिल हो जाएंगे, यहां से आपको देखने को मिलेगा 3x - 1, जबकि यहां से आपको देखने को मिलता है ax + 2a + b, यहां से ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तो यहां से अभी आपको a की वैल्यू 3 देखने को मिलती है जबकि 2a + b की वैल्यू -1 देखने को मिलती है। जैसे हमने यहां पर रखा तो 6 + b = -1, b = -7, तो कुल मिलाकर के हमारे पास a की वैल्यू आई, b की वैल्यू आई। दो वैल्यू जनरेट हो चुके हैं, दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ही वैल्यूज को उठा करके रख देते हैं कहां पर, इन 1 क्या है, 1 ये रहा। जैसे ही हमने 1 के अंदर ला करके रखा हमें देखने को मिलेगा 3x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3/x + 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -7/x + 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ आई, क्या यहाँ तक चीजों को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। तो a की वैल्यू सही आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर इसके एलसीएम लेते तो शायद बनता x + 2 - 7, तो 3x - 1, ठीक है बच्चा, एकदम सही है। हमें क्या करना है बच्चा, इंटीग्रेट करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग। जैसे ही हमने इसे इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रल साइन जो है वो बच्चा दोनों ही तरफ रन होगा। तो यहां पर रन होता है तो ये देखने को मिलता है, जबकि यहां पर रन होता है तो आपको ये देखने को मिलता है। बोलो भाई, मिलता है या नहीं मिलता है। यहां से ये ऐसे ही रहेगा, ये आपको देखने को मिलेगा log x + 2, ये बच्चा हमेशा मॉडुलस होगा। जबकि यहां से आपको देखने को मिलता है प्लस का 7/x + 2 और +c। आप जानते हैं मैंने कई बार आपको सिखा रखा है इंटीग्रेशन 1/x² dx, सीधे रिजल्ट याद रखेंगे
-1/x प्लस सी। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें अब आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। ये दो केसेस जो थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। अब इसी में एक तीसरा केस आता है, इसी सीरीज में एक तीसरा केस बढ़ेगा और उस केस को डिस्कस करते हैं। नॉन रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक। क्या कहा? नॉन रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब समझ रहे हो ना, जो फॉर्मेट होगा वो डिग्री 2 के फॉर्म पर होगा, ax² प्लस bx प्लस सी। आज की क्लास में पूरी कोशिश करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को पूरा क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। तो चलो अभी शायद नोट कर रहे होगे, देख लेते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, x अपॉन x² प्लस 1 आफ्टर देन x माइनस 1 साथ में dx। लेट अस अडॉप्ट। क्या अडॉप्ट कर लेते हैं? इंटीग्रेंड को, x² प्लस 1 x माइनस 1। अब ये लास्ट क्लास में शायद मैं आपको पता करके आ जाता। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो ये, फिर लीनियर फंक्शन ax प्लस b, फिर क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, और फिर क्यूबिक ax³ bx² cx और d। लास्ट क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर ये 4 फैक्टर आपको बताए हैं। इसमें आपको मेंशन किया गया होगा कि अगर डिनोमिनेटर लीनियर है तो उसका जो न्यूमरेटर माना जाता है वो कांस्टेंट। ये लीनियर था इसलिए जो आपको दिख रहा है न्यूमरेटर वो कांस्टेंट फंक्शन पर दिख रहा है। अगर कभी भी क्वाड्रेटिक होता है तो उसका जो न्यूमरेटर होता है वो क्या हो जाता है? वो लीनियर हो जाता है। अब देखो जरा यहाँ पर, जैसे हमने इसी केस को अडॉप्ट किया तो बच्चा ये वाला जो फैक्टर है ये देखो डिग्री 2 पर चला जाएगा, जबकि ये डिग्री 1 पर जाएगा। तो जो डिग्री 1 है वो तो समझ में आ रहा है कांस्टेंट लेना है, जो डिग्री 2 है उसके लिए क्या लेना है? लीनियर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगे ax प्लस बी। अरे भाई लीनियर का फॉर्मेट तो ऐसा ही होगा ना, ax प्लस बी, तो ये आ जाएगा लीनियर, और ये वाला जो कांस्टेंट है ये एज्यूम किया जाएगा c। क्या इतनी बात समझ पाए? अगर क्यूबिक होता वैसे कभी मिलेगा नहीं, अगर होता तो जो न्यूमरेटर जाता वो किसमें जाता? क्वाड्रेटिक में। बात समझे कि नहीं समझे? मतलब न्यूमरेटर हमेशा एक कम होगा डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री हमेशा एक कम होगा डिनोमिनेटर की डिग्री से। अगर इस फॉर्मेट को इससे टैली कराते हैं तो साफ साफ पता चल रहा है कि b की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी जाएगी तो सिस्टम इसमें इजीली कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ a इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू c। तो यहाँ से इतनी बात समझ आ रही है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब देखो बच्चा, जो प्रीवियस मेथड बता कर क्या थे, यानी कल की क्लास में, कल के लेक्चर में जो a और b हम सीधे जनरेट कर पा रहे थे वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको जो इसकी ओरिजिनल एल्गो है वही अप्लाई करना पड़ेगा, एक लंबी सी लाइन खींचना पड़ेगा, और लंबी सी लाइन खींचने के बाद में मैंने आपको सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है कि डिनोमिनेटर जो LHS का होगा वही RHS का होगा। तो x² प्लस 1 ये इसको कैंसिल करता है, तो आपको देखने को मिलता है ax प्लस b आफ्टर देन x माइनस 1, जबकि यहाँ से c तो आपको देखने को मिलता है x² प्लस 1। ये दोनों एक दूसरे को बच्चा क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, और इसके बाद में आपको देखने को क्या मिलता है? x a। अब देखो यार डिग्री 2 यहाँ से बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पर देखेंगे। चलो अच्छा पहले एक स्टेप इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई कराने का तरीका आप सिखा रहे हैं इस तरीके को इसी पैटर्न पर सीखना होगा, प्रीवियस जो सीख करके आए उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। तो x अपनी जगह पर रहेगा, अगर मल्टीप्लाई होता तो ये डिग्री 2 बना देता, डिग्री 2 बनाता तो फॉर्मेट ये तैयार होता। तो सबसे पहले क्या करो? x² के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करो। किसको? x² के कोफिशिएंट को। x का मल्टीप्लाई x से होता है तो मिल जाता है x², ये मिल गया a, एक x² यहां से तो मिल गया c। बात समझे? कम बात समझ आती है सर, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से x² के बाद में क्या जनरेट होता है? x जनरेट होता है। अगर x जनरेट हो रहा है तो x वाले टर्म्स कैलकुलेट करो। एक तो b का x से मल्टीप्लाई होता है तो आपको b देखने को मिलता है, फिर a का x से मल्टीप्लाई होता है तो a देखने को मिलता है, बस 2 ही टर्म्स। इसके बाद में किसकी बारी आती है बच्चा? कांस्टेंट टर्म की बारी आती है। अरे तो कलेक्ट कर लेंगे कांस्टेंट यहाँ से क्या देखने को मिलता है? अरे b का सीधे मल्टीप्लाई करा दो, तो एक कांस्टेंट यहाँ से और एक कांस्टेंट यहाँ से,
ओवरऑल हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये एक पूरा एक्सप्रेशन तैयार हो गया है जो बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, मतलब डिग्री 2 फिर डिग्री 1 और फिर उसके बाद कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है बच्चा, कंपेयर कराना है। इसको थोड़ा इधर से रफ कर देते हैं नोट कर लिया होगा। ये जो x है इसको मॉडिफाई करके लिखना चाहते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स और प्लस 0। क्या इतनी बात समझ पाए? यहां से लिखते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ अ लाइक, एक जैसे कोफिशिएंट्स को क्या करो, कंपेयर करा दो। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी है। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, b माइनस ए। यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1। यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, c माइनस बी। यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। बच्चा आपको क्या करना है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और यहां पर अभी आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो यहां से बता देते हैं ऑन सॉल्विंग, क्या कहा, ऑन सॉल्विंग आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अगर इस पूरे सिस्टम को हम देखें तो यहाँ पर आप c की वैल्यू आसानी से जनरेट कर सकते हैं। अब c की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, तो बच्चा c की वैल्यू जनरेट करने के लिए आप जरा ध्यान से देखो, जो c का डिनोमिनेटर है वो नॉन रिपीटेड एंड लीनियर, इसलिए c की वैल्यू आ सकती है। क्या करो बच्चा, करना यह है कि इसके डिनोमिनेटर को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। उस 1 को उठाना है, लाकर के LHS में रख देना है, तो 1/2। तो बच्चा c की वैल्यू देखो क्या जनरेट होती है, c जनरेट हो जाता है 1/2, तो b भी जनरेट हो जाता है क्या, 1/2, और a क्या जनरेट हो जाता है, -1/2। ये तीन वैल्यूज आ गई हैं, इनको उठा करके कहाँ रख दो, 1 में रख दो। जैसे ही आपने 1 के अंदर रखा तो 1 अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, वो कह रहे होंगे सर अभी अभी तो आपने बताया था कि जिनका डिनोमिनेटर सेम टैली हो जाएगा उन कांस्टेंट की वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इस सिचुएशन में ये वाला डिनोमिनेटर इससे टैली हो रहा है तो इस हिसाब से a और b की वैल्यूज आ जानी चाहिए। बच्चा ये नहीं हो पाएगा। अब क्यों नहीं हो पाएगा, इस सवाल का जवाब अभी हम लोग ढूंढते हैं, बस 2 मिनट का पेशेंस रखेंगे। यहाँ तक पहुंच चुके हैं और यहाँ तक पहुंचने के बाद में बच्चा क्या करना है, 1/2 को हमने पूरी बॉडी से कर लिया कॉमन और इसको करा दिया सेपरेट, प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, ये आ गए। बच्चा इसको अब इंटीग्रेट आप आसानी से कर सकते हो, अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपके सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आपने कहा कि ये वाला फैक्टर इससे 2 कॉपी टैली हो रहा है तो फिर a और b की वैल्यूज आ सकती हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं। अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 किया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1। सवाल ये है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे कहाँ, क्योंकि जिसको 0 कर दिया है वो तो हट जाएगा और यहाँ तो x है, एक्स स्क्वायर तो है नहीं। अब तुम कहोगे तो सर x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो अगर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो ये तो प्लस माइनस आयोटा देगा, कॉम्प्लेक्स में चला गया, फिर बेकार हो गई वैल्यूज। इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा जो अभी पहले बताया जाए। हालांकि ऐसा ऐसा सीखते रहोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी चीज़ों को समझने लगोगे कि किस तरीके से यहाँ पर छेड़छाड़ की जा रही है। फिलहाल इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं और आप आंसर को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं log x - 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan इनवर्स x लिख दिया गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 से हो जाएगा डिवाइड। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से आपने आंसर को एक्सेस कर लिया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 13 भी अब आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम वर्किंग सेम प्रोसेसिंग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 ये एक अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। और ये थोड़ा सा बच्चा क्या है कि इसमें बच्चे सब लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको रफ कर देते हैं, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसका एक जुड़वा भाई भी है, अभी हम लोगों को आगे मिलेगा। कहा जा रहा है x⁴ - 1। अब याद रखना कि अगर हम क्वेश्चन बना दें 1/x⁴ + 1, बच्चा इसका ये एक पूरा आर्टिकल है और इसका वर्किंग अलग तरीके से है, ठीक है। इसलिए बोल लेते कि ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये भी आगे सीखेंगे इसके बारे में। यहां से फिलहाल अभी आज की क्लास में इसको सबसे पहले लिखो x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये जरा ध्यान से देखो, तो ये बन रहा है x स्क्वायर - 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप चाहें तो इसको दो अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कि इसको एक बार और एक्सटेंड कर दो, तो ये आपको देखने को मिलेगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, केस नंबर 1। केस नंबर 2 हम इसी जगह से अडॉप्ट करेंगे, ध्यान से समझते रहिए ना। केस नंबर 2 में हम इस इंटीग्रेंट को इसी जगह से अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हमने लेट किया, ध्यान से समझते रही ना, हमने इसे लेट किया। क्या लेट किया? एक्स स्क्वायर को टी। डिफरेंशिएट नहीं करोगे, जब इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में कुछ लेट करते हैं तब उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं। ये पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा है, तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी असल में कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? टी माइनस 1 और टी प्लस 1 में। पहला फैक्टर क्या तैयार हो जाएगा? टी माइनस 1। दूसरा फैक्टर क्या तैयार हो जाएगा? टी प्लस 1, ठीक है। अब ये तो प्रीवियस लेक्चर आप अच्छी तरीके से देखे हैं, तो आप तो इसकी वैल्यूज को इजीली जनरेट कर लेंगे। अरे भाई t माइनस 1 को 0 किया तो t की वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। जबकि t इक्वल्स टू क्या जनरेट हो जाएगा? -1 जनरेट हो जाएगा। -1 यहाँ रख दिया तो b की वैल्यू क्या जनरेट हो गई? माइनस का 1/2। क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी चीजें क्लियर हो पाई? ठीक है। अब a और b की जो वैल्यूज आई हैं, उन वैल्यूज के बिहाफ पर हम इस बॉडी को लिख सकते हैं 1/, अच्छा एक स्टेप और इसी में बढ़ा लेते हैं, समझदार हो यार, t की वैल्यू पुट कर देना। तो ये तुमको देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आफ्टर देन -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चा अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ये लिखा गया है tan इनवर्स x और ये लिख दिया गया है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a। बात समझे या नहीं समझे? क्या इतनी बात समझ पाए? कम बात समझ आती है? चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और कल तुमको सॉल्व करने के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 17 में देखना जो होमवर्क दिया हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 17 को मॉडिफाई करके लिख दिया था, पहचान जाओगे अभी तुम लोग। 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, लेट करो साइन एक्स को टी। अब साइन एक्स को टी क्यों लेट करेंगे? ये डिफरेंशिएशन से कई बार आपको बताया, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x dx की वैल्यू क्या आ जाती है? dt। ये देखो इतना पोर्शन कैंसिल हो रहा है, यहां से क्या देखने को मिलेगा? dt अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ठीक है। एडॉप्ट कर लिया 1 माइनस टी आफ्टर देन 2 माइनस टी, पहला फैक्टर फिर दूसरा फैक्टर। अरे यार वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे, a की वैल्यू देखो सीधे जनरेट कर रहे हैं, अगर इसको 0 करें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। रख दो यहाँ पर, जैसे t की वैल्यू 1 रखा तो a की वैल्यू भी तो 1 आ जाएगी। अरे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 रख देंगे। यहाँ से देखो t की वैल्यू 2 आ रही है, रखो यहाँ पर, तो b की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। तो ये जो ओवरऑल आउटपुट तुम्हें देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 माइनस टी माइनस 1/2 माइनस टी और साथ में dt। ये ब्लू वाला सोल्यूशन देखो चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है dt अपॉन 1 माइनस टी फिर 2 माइनस टी, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा log ना यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 1/1 माइनस टी डी टी इंटीग्रेशन 2 माइनस टी डी टी। एक काम करो, इसको इंटीग्रेट करो, सावधानी जरा याद रखना, ये t 1 माइनस टी को तुम्हें कुछ लेट करना पड़ेगा u, तो वहां से एक नेगेटिव साइन मिलेगा, मतलब इसको इंटीग्रेट करने पर log 1 माइनस टी। बच्चे सब लोग जल्दबाजी में ये लिख देते हैं, बच्चा ये तब लिखोगे जब t माइनस 1 होगा। क्या कहा? जब t माइनस 1 होगा तब बनेगा ये, और 1 माइनस टी है इसलिए एक निगेटिव साइन यहाँ पर जनरेट होगा। एक निगेटिव यहाँ से मिलेगा, मगर इस बार वो निगेटिव उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। अरे भाई ये प्लस सी आता है, इसको हम कुछ और भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अरे लॉग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लॉग प्रॉपर्टी की। यहां से हमें क्या देखने को मिलता है? dt अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, ठीक है। अब एक काम करो, सारी वैल्यूज को वापस से पुट कर दो। ये वाला जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में था क्या? ये था। तो यहां से हमें देखने को मिलता है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, यहां से आपको देखने को मिलेगा log 2 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स
प्लस सी। ये आया ओवरऑल आपका फाइनल आंसर। क्या इतनी चीज़ों को बेहतर तरह से आप लोग समझ पाए? क्या ये चीज़ें अभी क्लियर हो पा रही हैं? कल का होमवर्क देखना, कल के होमवर्क में मैंने आपको ये वाला इतना रीजन सॉल्व करने के लिए दिया था, ठीक है? अब वो उसका पूरा वर्किंग आज मैंने बता दिया है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ से 2 न्यू केसेस सीखे, इसी के साथ में एक तीसरा केस सीखा कि अगर हमारे पास सबका डिग्री सेम है तो हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर ला करके, इंटीग्रेंट को बाहर ला करके उसको एक नया वेरिएबल मान करके न्यू वेरिएबल के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके और फिर से वापस से वैल्यूज को रिप्लेस करा सकते हैं और इससे रिजल्ट क्या होता है? अनअफेक्टेड होता है। हाँ, चाहते तो एक और भी दूसरा मेथड है इसी प्रोसेस में, ये जहां से हमने अडॉप्ट किया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं सब खिचड़ी पक रही है, ये हटा देते हैं यहां से और यहां पर एक थोड़ी सी नई जानकारी आपको देते हैं। हाँ भाई, तो यहां से देखो न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या रही। मान लेते हैं कि कुछ बच्चे लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम इसको प्रीवियस आर्टिकल से सॉल्व करें, जैसा कि आप बताते चल रहे हैं, तो क्या करते हैं? अरे यार एकदम आसान है, ये डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर क्या जाएगा? लीनियर जाएगा, यानी ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फिर बच्चा ये भी देखो डिग्री 2 है, तो वो न्यूमरेटर जाएगा सी एक्स प्लस डी। अब मैंने इसके पहले भी आज की क्लास में बताया कि डिनोमिनेटर जिस डिग्री का होता है उसके पास उतने ही कांस्टेंट होते हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो x की पावर 4 बनता है, इसलिए यहाँ पर कितने आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं? 4 आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। जो वर्किंग अभी आज की क्लास में बताया आप उससे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको a और c की वैल्यूज क्या देखने को मिल रही है? 0 देखने को मिल रही है, जबकि b और d की वैल्यूज आपको 1/2 और -1/2 देखने को मिल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहतर तरह से पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा, चीज़ों को आपने बेहतर तरह से समझा होगा। अब एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप अटेम्प्ट नहीं ले पाए। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा है, अभी एक क्वेश्चन अच्छा है बच्चा, अभी रुक जाओ, अभी रुको, एक क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो इसी आर्टिकल पर बेस्ड है, इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगाना। एक्स स्क्वायर को पहले टी लेट कर लेना और वो इंटीग्रेशन के अंदर टी मत लेट करना, वरना फिर तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उस पहले इंटीग्रेंट को बाहर कर लेना, फिर टी लेट करना, सॉल्व करना। जबकि क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो वहां पर एक्स स्क्वायर को टी इंटीग्रेशन के अंदर ही लेट किया जाएगा, क्योंकि तुमको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है, तो फिर न्यूमरेटर हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों सेम आर्टिकल पर बेस्ड हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 क्वेश्चन 16, 20 और 21, ये 3 क्वेश्चन और देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से और रेज हो सकता है कि अगर हम इन पार्शियल फ्रैक्शन में 3 केसेस को देखते हैं तो केस नंबर 2 और केस नंबर 1 में केवल एक ही अंतर है, यहाँ से नॉन को हटा दिया गया और जब नॉन को हटाया तो ये बन गया रिपीटेड एंड लीनियर। तो दूसरा केस यहाँ से बनता है कि सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी नॉन हट जाए? तो बच्चा बिल्कुल हो सकता है, यहाँ से जब हम नॉन को हटा देंगे तो बनेगा रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक। मगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आपकी क्लास में पूछा जाए, अगर पूछा जाता है, अगर आपके स्टैंडर्ड पे पूछा जाता है तो वर्किंग सेम होगी। आप डिग्री को तब तक एक्सपेंड करते रहेंगे जब तक कि आप उसकी हाईएस्ट पावर को अचीव नहीं कर लेते हैं, अदरवाइज आएगा नहीं। ठीक है, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, देन आई विल ट्राई टू solve some questions based on this article repeated and quadratic। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, हिंट भी उन्होंने दे रखा है x to the power n plus 1 dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। हाँ सही है, दो मेथड है। मेथड नंबर 1 बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा x to the power n minus 1 से पूरी बॉडी में क्या करा दो? मल्टीप्लाई करा दो और डिवाइड करा दो। बच्चा ये रहा मल्टीप्लाई और ये रहा डिवाइड। ठीक है, इतनी बात तो समझ आती है। अरे यार ये दोनों तो मिलकर के सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से x to the power n minus 1, इसकी डिग्री 1 से 1 कैंसिल होता है, तो x to the power n plus 1 dx। अरे यार x to the power n को t नहीं लेट कर पाओगे, x to the power n minus 1 dx इक्वल्स टू dt। x to the power n dx की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? x to the power n की। तो यहाँ से देखो बच्चा ये वैल्यू आ रही है, एक काम करो इसको रिप्लेस करो। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पर रखा x to the power n minus 1 dx की जगह पर क्या देखने को मिलेगा? 1 upon n dt। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा? t और साथ में
टी प्लस 1/n तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, टी और टी प्लस 1, माइनस साइन बीच में दे दिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना बच्चा, यही जनरेट होगा। ठीक है, अब ये किस तरीके से जनरेट करते हैं इसका भी ट्रिक है, फिर कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में बताएंगे। यहां से आपको देखने को मिलेगा log t माइनस log 1 प्लस टी, यहां से 1/n आपको देखने को मिलेगा t/1 प्लस टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? अरे भाई t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस c। ये कुल मिलाकर के ओवरऑल हमारा सोल्यूशन रहा। मन में एक सवाल उठ रहा है कि सर आप तो कह रहे थे इसका एक दूसरा मेथड भी है, तो फिर वो क्या है? चलो उस मेथड को देख लेते हैं, सेकंड मेथड। इसकी कंपैरिजन में मुझे सेकंड मेथड जरा ज्यादा ही पसंद आता है। सेकंड मेथड में करते क्या है, हाईएस्ट पावर को कॉमन करते हैं। क्या कहा? हाईएस्ट पावर को कॉमन करते हैं। चलो कॉमन कर लेते हैं, ब्लू से सॉल्व कर देते हैं सेकंड मेथड। 1/x x टू द पावर n प्लस 1 कॉमन करो, हाईएस्ट पावर, यहां पर 1 हो जाएगा, इसके पास तो x टू द पावर n था नहीं, तो ये आ जाएगा सेकेंड मेथड। यहां से आपको देखने को मिलता है 1/x टू द पावर n प्लस 1, और इसको पहले लिखा, ये बाद में। हाँ भाई, ये बात समझ आई? थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लेट करो, x टू द पावर n प्लस 1 को t माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर देते हो? माइनस n माइनस 1, अरे यार 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। यहां से dt, x टू द पावर माइनस साइन कॉमन किया तो n प्लस 1 dx माइनस 1/n dt। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो x टू द पावर n प्लस 1 dx माइनस 1/n dt। देखो जरा ध्यान से, कुछ तुम्हें देखने को मिल रहा है। ये इतना पूरा रिजल्ट यहां से खत्म हो जाएगा, ये यहां से एलिमिनेट होगा, इसकी जगह पर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, माइनस 1/n और dt, जबकि यहां से तुम्हें देखने को मिलता है 1/t। माइनस 1/n बाहर आ जाता है और ये बना देता है log t प्लस c, माइनस 1/n, इसके बाद log, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, 1/x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c, माइनस 1/n x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n प्लस c। आप एक प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं और वो है log m टू द पावर n log m। तो 1/n को हमने इसी जगह पर रोक करके रखा हुआ है। ये जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो समझते हो ना, x इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली बॉडी 1/n पे आएगी, तो x टू द पावर n न्यूमरेटर पे आ जाएगा और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर पे। हालांकि अगर हम इस सोल्यूशन को यहाँ भी ड्रॉप करते तो ये भी सही था, मगर मैं आपको आंसर टैली करा करके दिखाना चाह रहा था, तो मैं ऑलमोस्ट इस प्रोसेस को ज्यादा फॉलो करता हूँ बजाय इसके। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन भी लगाना पड़ता है, मगर दोनों ही सही है, दोनों ही आसान है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा आपको अच्छे समझ आ रहा होगा कि अभी ये टॉपिक रन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो देखो, इसी का एक स्पेशल केस है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 20 को आप अपने आप से अटेम्प्ट लेंगे। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसके भी 2 मेथड हैं। कितने मेथड? 2 मेथड। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एक तो बुक में हिंट दे रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको रन करा देंगे, e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करा देना, डिवाइड करा देना, आंसर को एक्सेस कर पाएंगे। अब एक जो मैं करता हूं वो सुन लेंगे। कभी भी अगर आपको एक्सपोनेंशियल डिनोमिनेटर में दिखे तो वो न्यूमरेटर पे भी चाहिए होगा, कंपलसरी होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, e टू द पावर x को कॉमन कर लेते हैं, यहां तो 1 हो जाएगा, ये बना देता है e टू द पावर x, ये वाला न्यूमरेटर पे जाता है तो पावर निगेटिव कर देता है, ये भी पावर निगेटिव कर देता है। लेट करो 1 माइनस e टू द पावर माइनस x को t, डिफरेंशिएट करो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक माइनस साइन यहां से जनरेट होगा, वो इसको कर देगा प्लस dt। ये देखो इतना पोर्शन खत्म हो गया। यहां से क्या देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन 1/t साथ में dt, इंटीग्रेट कर दिया, क्या देखने को मिला, log t प्लस सी, क्या देखने को मिला, log व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, log इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, e टू द पावर x प्लस सी, log e टू द पावर x माइनस 1 प्लस सी। आप चाहें तो यहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं, तो बस लॉग की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं तो e टू द पावर x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस सी। लॉग का चार्ट अभी आपको देखने को मिल गया होगा, एक्सरसाइज 7.7 जो मैंने पढ़ाया हुआ है वहां पर आपको बीच में लॉग का चार्ट देखने को मिलेगा। उसको वीडियो को पॉज करके और वो पूरी सारी की सारी प्रॉपर्टी से चीजें नोट कर लेना और उन प्रॉपर्टीज का अपने पास काम रहेगा, ठीक है। उसमें प्रॉपर्टी नंबर 11 जो है वो यूपी बोर्ड में 2018 और 19 मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी नंबर 11 पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ चुका है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो हालांकि वो सोल्यूशन तो 3 लाइन का ही है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी नंबर 11 जिसको आती होगी वही वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाएगा। यूपी बोर्ड वाले जो हैं वो थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी लगाएंगे, क्योंकि अब यूपी बोर्ड में हर साल अगर आप देखें 2018-17 से तो हर साल एक नया क्वेश्चन, एक न्यू क्वेश्चन वो रख देते हैं पेपर में, जो यूपी बोर्ड की किसी भी रिफ्रेशर में नहीं होता है और कहीं पर भी नहीं। एक्चुअली वो क्वेश्चन सीबीएसई से अडॉप्ट हो जाता है, तो इसलिए उसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इसका सेकंड मेथड जो है ये मैंने अपना मेथड बताया है और एक बुक में हिंट दे रखा है, फिर अभी आप वहां से इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि 7.5 में कहीं कोई दिक्कत वाली बात है, 7.5 को आसानी से अटेम्प्ट लिया जा सकता है। तो फिर आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, फिलहाल इसको यहीं से स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस क्लास।